नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे जो पिछले लेक्चर गया था उसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में कुछ मूलभूत बातों को जाना था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में और मंत्रिपरिषद के बारे में और महान न्यायवादी। आज हम इसे समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो समाप्त करने का मतलब टॉपिक को समाप्त कर देंगे, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्रिपरिषद इन सबको समाप्त कर देंगे, ऐसा नहीं। तो दोस्तों क्या है कि हमारे यहाँ अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो हमारे यहाँ क्या होगा, भारत का एक क्या होगा, जैसे राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार कैसा क्या होगा हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। जो कि हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 के तहत उसमें जो प्रावधान है उसी के तहत हमारे यहाँ भारत में एक राष्ट्रपति होगा जिसकी नियुक्ति होगी अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, ठीक है। वो क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा वो होगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि वो किसी मतलब जिस भी चीज का वो पदेन अध्यक्ष होता है उसका वो सदस्य नहीं होता है, मतलब उसका सदस्य ना होके वो सिर्फ पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब पदेन का मतलब होता है, पदेन जो अपन कहते हैं ना, ठीक है। तो वो जैसे कि हमारा राज्यसभा में हमारे उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, उसके सभापति के रूप में पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपके लिए, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन वो कार्य करते हैं राज्यसभा में। तो इसका आशय हुआ कि पदेन अध्यक्ष या पदेन जो भी सदस्य होगा उसका मतलब होगा वो उसी इंस्टीट्यूशन का भाग नहीं होगा लेकिन उसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। तो ऐसे में वो चेयर करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप की अध्यक्षता मतलब पदेन का मतलब हो गया होगा। तो इसी प्रकार से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या है हमारे यहाँ पदेन अध्यक्ष होता है, कहाँ का, राज्यसभा का, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके लिए हम जैसे कि योग्यता के बारे में बात करें तो जैसे उसी प्रकार जैसे कि योग्यता के बारे में हम तुलनात्मक पढ़ेंगे, जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक हो, तो सेम उपराष्ट्रपति की वही योग्यता होगी कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी कि यदि हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के लिए योग्यता है कि वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। और जो उपसभापति की बात करें उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो वो क्या होगा, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता होगा, है कि नहीं। तो ये क्या होगी, उनकी योग्यताएं होती हैं। उम्र आयु सीमा 35 ईयर्स दोनों के लिए होती है। तो ये कुछ नॉर्मल सी योग्यताएं होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसके निर्वाचन की। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसका भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि इनके निर्वाचन में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो क्या होगा कि मैंने कल बताया था आप लोगों के लिए समानुपातिक और सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम दोनों के द्वारा इसका भी निर्वाचन होगा, इसका भी निर्वाचन होगा। लेकिन उसकी संरचनात्मक रूप से देखेंगे, उसकी जो बेसिक हम कहें संरचनात्मक जो बुनियादी उनकी संरचना है उनकी नियुक्त होने की, उसमें अंतर है। तो राष्ट्रपति में क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें क्या होते हैं कि मतलब हमारे यहाँ संसद के दोनों सदन भाग लेंगे, लोकसभा राज्यसभा। इसी प्रकार सारे 28 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी और वर्तमान में जो बना हुआ था हमारा, ठीक है, 2019 से 5 अक्टूबर 2019 के बाद जो हमने 370 को हटाने के बाद जो कि दिसंबर 31 नवंबर है या इतने से उसका लागू हो गया था। तो उसके बाद से क्या होगा, जम्मू कश्मीर से भी सदस्य आएंगे क्योंकि वहाँ पर क्या है, हम कहें विधान सभा है। इस कारण से दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर को मिला के उसका निर्वाचन मंडल बनेगा, जो कि हमने कल देखा था आर्टिकल किसमें हुआ, इलेक्टोरल आर्टिकल 54 में होगा। इसी प्रकार 55 में क्या बताया, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसा है कि उसके लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदन भाग लेंगे, ठीक है।
और एक चीज़ और कि इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति में जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं राज्यसभा लोकसभा के, या यहाँ कहें कि हम कहें कि जो विधानसभाओं के भी होते हैं, तो उनके जो नॉमिनेटेड सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य होंगे, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। सिर्फ कौन? संसद के दोनों सदन, मतलब जो विधानसभाएं हैं 28 राज्य और दिल्ली पुदुचेरी और जो जम्मू कश्मीर है, वो भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति में, लेकिन वहाँ पर नॉमिनेटेड सदस्य भाग लेते हैं। क्या? नॉमिनेटेड, मतलब जो निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति में। ठीक है, तो इसमें ये बेसिक सा डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है? तो ये तो हो गया हमारा क्या, निर्वाचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार अगर हटाने की प्रोसेस की बात करी जाए, तो अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं हम, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो आर्टिकल 61 के तहत जो उसमें अगर वो किसी मतलब इम्पीच कब किया जाता है कि वो क्या होगा, मतलब संविधान के उल्लंघन, एक व्यापक उल्लंघन के बारे में ऐसा कुछ कार्य कर दे जिसके द्वारा उसे इम्पीच करना पड़े। ठीक है, तो वो कहाँ पर, उसकी प्रक्रिया कहाँ अंजाम दी जाएगी? संसद में दी जाएगी। ठीक है, लेकिन संसद में जो दी जाएगी उसमें क्या होगा कि उसमें निर्वाचित सदस्य के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे उस इम्पीचमेंट में के तहत, जो भी उनका वोटिंग होगा। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति के अगर हटाना होगा तो उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं, थोड़ा ध्यान से इसको समझते हैं क्या है। तो राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो राष्ट्रपति का अगर हमें इम्पीच करना है तो लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी में संकल्प लाया जा सकता है। ठीक है, यह संकल्प क्या होगा कि 1/4 सदस्य, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, तो 1/4 सदस्य उसमें क्या होंगे, संकल्प पर साइन करेंगे कि ठीक है हम इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उस संकल्प को लाने से पहले 14 दिन पहले हम कहें राष्ट्रपति के लिए खबर करना होगा कि हम आपके विरुद्ध ऐसा संकल्प ला रहे हैं। ठीक है, तो जिस भी सदन में, मान के चलो लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा में क्या होगा, उसको प्रस्तावित कर दिया जाएगा उस संकल्प को। ठीक है, तो अब कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा, मतलब राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा क्या देखेगा उसका, मतलब देखेगा कि वो इन्वेस्टिगेशन, मतलब उसका निरीक्षककर्ता की भूमिका रहेगा। वहाँ पर अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपना प्रतिनिधि भेज सकता है वकालत करने के लिए कि क्यों ऐसा ला रहे हो, मैं तो सही हूँ या गलत हूँ। ठीक है, वो खुद भी जा सकता है। तो इस प्रकार से दूसरे जो निरीक्षक सदन में, ऐसा अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो लोकसभा तीसरा सदन होगा, तो वो निरीक्षक सदन की भूमिका, मतलब जिस सदन में प्रस्ताव को पेश किया जाएगा उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, वो निरीक्षक सदन की भूमिका निभाएगा। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति में क्या होगा दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का अगर हमें हटाना है उनके पद से, तो वहाँ पर उनके लिए नॉमिनेट सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों ही भाग लेंगे। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बता दूं, आपके लिए समानता दिखेगी उपराष्ट्रपति को हटाने में, उपराष्ट्रपति को हटाने में नहीं, उनको चुनने में। उपराष्ट्रपति को चुनने में मैंने क्या बताया था कि संसद के दोनों हाउस क्या होंगे कि मेंबर उनको चुनेंगे और नॉमिनेट सदस्य भी भाग लेंगे चुनने में उपराष्ट्रपति के। ठीक है, इसी प्रकार मैंने क्या बताया कि यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो इस प्रकार नॉमिनेटेड प्लस मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों से भाग लेंगे। ठीक है, तो मतलब ये राष्ट्रपति को हटाने में, उपराष्ट्रपति को चुनने में सेम मतलब एक सी प्रक्रिया, मतलब जो निर्वाचक गण बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जो सदन में जो उनका जैसे हटाने के लिए दोनों हाउसों के जो भी सदस्य लिए जाएंगे, इसी प्रकार लिए जाएंगे जैसे कि राष्ट्रपति को चुनने में लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, शक्तियों की हम बारी बारी से बात कर ही चुके थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति की भी कुछ शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, लेकिन अमूमन इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, राष्ट्रपति से पूछा जाता है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहो तो कोई रेफरेंस बुक्स के तहत जा सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या दूसरा टॉपिक, मंत्रिपरिषद।
तो हमने राष्ट्रपति डिस्कस कर लिया है, उपराष्ट्रपति डिस्कस कर लिया है। अब बात करेंगे मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद क्या होती है कि त्रिस्तरीय होती है। मंत्रिपरिषद क्या होती है? त्रिस्तरीय। मैंने क्या बताया था, आर्टिकल 74(1) के तहत क्या होगा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के लिए सलाह का कार्य करेगी, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद होगी हमारे यहाँ। अच्छा, एक बात और, मंत्रिपरिषद की जब भी बात आएगी तो आप 2-3 बातों को जरूर ध्यान रखोगे। मंत्रिपरिषद जो होगी वो क्या होगी, कार्यपालिका में, मतलब केंद्रीय कार्यपालिका के तहत कार्य करती है। तो केंद्रीय कार्यपालिका के तहत जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके तहत, विधानसभा के लिए, विधानसभा के जो निम्न सदन है, मतलब लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि मतलब जो कलेक्टिव रूप से रिस्पॉन्सिबल होगी इसकी निम्न लोकसभा के जो निम्न सदन है उसके तरफ, ठीक है। तो अब मंत्रिपरिषद कैसी होगी हमारे यहाँ, देखो मंत्रिपरिषद होगी हमारे यहाँ 3 स्तर की। सबसे उच्च स्तर पर कौन बैठेंगे, कैबिनेट मंत्री। फिर क्या होंगे, हमारे स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री। फिर क्या होंगे, डिप्टी मिनिस्टर। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय हमारी मंत्रिपरिषद होती है। अब मंत्रिपरिषद के ऊपर सबसे क्या होता है, कैबिनेट। कैबिनेट क्या होता है, जो टोटल मंत्रिपरिषद होती है उसके सदस्यों की मतलब 15% जो होगा उसके अमूमन लगभग मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। मंत्रिपरिषद कैसे बनती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति हो जाती है, वो शपथ ले लेता है, उसके बाद प्रधानमंत्री लिस्ट जारी करता है राष्ट्रपति के लिए, महोदय, राष्ट्रपति महोदय के पास, कि देखिए हमने ये लिस्ट बनाई है, आप इन लोगों को विभिन्न विभिन्न मंत्रालय में इन मंत्रियों की नियुक्ति कीजिए जिसे हम कैबिनेट में रखेंगे, ठीक है। वो मंत्रिपरिषद के सदस्य बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद वो मंत्री कैबिनेट के सदस्य बनते हैं, ठीक है। तो जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे उनकी लिस्ट जारी करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति उन्हीं उसकी सलाह, मतलब उनको मानते हुए उसको जारी करता है। और राष्ट्रपति फिर जो मंत्रिपरिषद बन जाती है इसी की सलाह पर कार्य करता है। मैंने बताया था कि रामजबाया और शंकर सिंह की जो केस आए थे उसके बाद, और यूएन राय वर्सेस इंदिरा गांधी केस में क्या होगा था, मतलब राष्ट्रपति इसमें बाध्य है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। एक केस के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद में क्या बातें हमें ध्यान रखनी हुई। मंत्रिपरिषद क्या होगी कि देखो, मंत्रिपरिषद क्या होगी, हमारी सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति होगी। इसमें सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, ठीक है। और जो राष्ट्र प्रमुख होगा, राष्ट्र प्रमुख वो कोई नाम मात्र का होगा, ठीक है। नंबर 1 बात क्या है कि राष्ट्रपति क्या होगा, नाम मात्र का प्रमुख होगा, ठीक है। वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होंगी। नंबर 2 बात क्या है कि वास्तविक शक्तियां किसमें होगी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होगी, ठीक है। मतलब सरकार का प्रमुख कौन होगा, हमारा प्रधानमंत्री होगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम इसके बाद बात करते हैं, तीसरी बात क्या है कि ये सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होगी, जो कि हमारा संसद का निम्न सदन है, जिसे हम लोकसभा या लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके प्रति क्या होगी, ये जवाबदेही होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मंत्रिपरिषद। अब हम बात करते हैं हमारा महान न्यायवादी। महान न्यायवादी क्या होता है कि महान न्यायवादी ये सरकार के लिए, सरकार का विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी से क्या है, इसका नॉमिनेट आर्टिकल 76 के तहत बताया गया है। तो आर्टिकल 760 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को मतलब अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब महान न्यायवादी को बोलते हैं, उसकी नियुक्ति कर सकती है जो क्या हो, सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता रखता हो, ठीक है। यह कहीं पर भी जाके यह क्या होगा कि ये सरकार का विधिक अधिकारी होगा, और विधि अधिकारी के होने के नाते क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए जो कार्य होंगे उनका निर्वहन करेगा। ये आर्टिकल किसमें कहता है, 76 क्लॉज 2, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि ये क्या होगा, देश के में कहीं पर जाएगा, कहीं पर भी किसी भी न्यायालय में, और ये सुनवाई कर सकता है, ठीक है। इसके पास ये अधिकार है। तो ऐसा क्या कहता है हमारा, इसी प्रकार 76 का क्लॉज देखोगे आप 3 दिख जाएगा,
ठीक है। यह क्या होगा, इसके राष्ट्रपति की पसंद रहेगा, पद वेतन वगैरह के भत्ते वगैरह के राष्ट्रपति के तहत ये होगा। तो इसी प्रकार जो 76 क्लॉज 4 कह देता है। इसी प्रकार देखोगे आपकी जो हैगा मतलब जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है उसे वोट देने का मतलब अधिकार नहीं होता है। ठीक है, जो कि लोकसभा में बैठता है उसमें मत देने का अधिकार नहीं होता है। लोकसभा का जो सॉरी इसमें क्या होता है कि इसकी योग्यता क्या बताई मैंने कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार मतलब नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी योग्यता रखता है ये। ठीक है, और क्या होगा कि ये वोट देने का ऐसे अधिकार नहीं होगा, सिर्फ जे महज क्या होगा विधिक अपनी सलाह मशवरा कर सकता है सरकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में जाना है। ठीक है, अब केंद्रीय कार्यपालिका की जो सामूहिक रूप से जो कार्य होंगे, ठीक है, उसको हम कैसे समझें। तो देखो इसमें ये तो हमारा क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन या राजनीतिक पक्ष था। इसका अगर हम व्यवहारिक पक्ष देखें तो व्यवहारिक पक्ष तो हमें गवर्नेंस में दिख जाएगा। गवर्नेंस तो आपको पता ही होगा, गवर्नेंस का मतलब होता है मैनेजमेंट। कई लोग मैनेजमेंट लगाते हैं, कई लोग इसको शासन सुशासन से लगाते हैं। ठीक है, तो गवर्नेंस एक प्रकार सा एक सुशासन ही होता है। गवर्नेंस के तहत एक व्यापक संकल्पना है, इसमें सरकार को उसकी सामूहिक रूप से जो भी काम किया है सरकार ने उसको बताया जाता है। गवर्नेंस में सरकार ही नहीं बल्कि अन्य मतलब अन्य संस्थान भी आते हैं जो कि सरकार से मिलजुल कर काम करते हैं। तो गवर्नेंस के तहत तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने पहले ही बताया था कि जो केंद्रीय कार्यपालिका है इसी की तर्ज पर क्या होगा, राज्यों की भी कार्यपालिका होगी। ठीक है, कार्यपालिका के लिए अगर कोई पूछे सिंपली कि कार्यपालिका क्या होती है तो हम कह देंगे इसके पास ऐसी सरकार का वह अंग जिसके पास विधायन का काम और न्याय का काम ना हो वो कार्यपालिका कहलाएगी, है कि नहीं। तो आई होप कि कार्यपालिका के बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए मैंने जो बताया है केंद्रीय कार्यपालिका, इसके बाद हम और भी चीज़ों को पढ़ेंगे आगे, जैसे केंद्रीय विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को जो है हमारा जो लेक्चर है इसको शेयर कीजिए। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ये कहा कि हमें क्या है, हमें चीज़ों को समझना होगा अच्छी तरीके से, हमें उसे क्या होगा एनालाइज करना होगा, उसका व्यवहारिक पक्ष भी हमें देखना होगा, मतलब क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव भी होना होगा। ठीक है, इसी के तहत तो देख रहा होगा कि जो ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक है, उनके लिए सरकार ने क्या है कर्म योगी योजना लाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए सरकार काम करती रहती है। खैर मेरा कहने का मतलब है कि इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें और जो भी देखें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। पढ़ते रहें और आनंद लेते रहें। थैंक यू वेरी मच।